चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था उस क्वेश्चन को ही फिर से डिस्कस कर रहे हैं और इसका आंसर आपको बताना है कि परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन का मुख्य कार्य क्या है। तो इसमें ऑप्शन ए है राज्यों का पुनर्गठन, ऑप्शन बी है निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण, ऑप्शन सी है चुनाव कार्यक्रम घोषित करना, ऑप्शन डी सांसदों की नियुक्ति करना। इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा? आशा करता हूं कि आपने कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा। इसका राइट आंसर है बी, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण। परिसीमन के बारे में हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा था, सब कुछ देख लिया था। देखिए एक मोटिवेशन कोट देख लेते हैं कि खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसास की जरूरत हो या एहसान की जरूरत हो। तो इतना कमजोर मत होने दो कि और कोई तुम्हारे ऊपर एहसान करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो सबसे बड़ी न्यूज ये निकल के आ रही है कि जो पाक है, मतलब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की, इन तीनों ने एक ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि जैसे नेटो को टक्कर देना चाह रहे हैं ये तीनों, कि एक पर हमला तो तीनों पर हमला माना जाएगा। देखते हैं इस्लामिक ये जो देश है सारे के सारे इकट्ठे होकर ये बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर है इस्लामिक नेटो, 3 देश मिले हैं अभी, जिसमें क्या हुआ है, एक डिफेंस पैक्ट हुआ है। इसको मक्का डिफेंस पैक्ट भी बोल रहे हैं, मक्का, क्योंकि मक्का में हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये तीनों देश आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये आपको पाकिस्तान दिखाई देगा, सऊदी अरब और ये तुर्की, तीनों के तीनों बहुत ज्यादा एशिया पर बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकल आपको लोकेशन पर मिलेंगे। देखिए वेस्ट एशिया में बनेगा सिक्योरिटी ब्लॉक, तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया है ना। भारत पर तो देखना ही पड़ेगा, असर तो खतरनाक होगा जो भी होगा, लेकिन देखते हैं, हम न्यूज देखते हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब तुर्की की नई डिफेंस डील तथा वेस्ट एशिया में बन रहा है नया सिक्योरिटी ब्लॉक। अब मुख्य खबर क्या है? देखिए कल की खबर ये 7 अगस्त 2026 में जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की में जो तुर्की ने जो है मक्का सऊदी अरब में है, मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। और समझौते का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से 3 में से एक पर आर्म्ड एक्ट। देखो इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर तीनों में से किसी एक पर भी, जैसे कि मान लो पाकिस्तान है या फिर सऊदी अरब है या फिर तुर्की है, इन तीनों में से किसी एक पर भी हमला होगा तो ऐसा माना जाएगा कि तीनों पर हमला हो गया है। जैसे कि नाटो में जितने भी देश हैं, अगर उनमें से एक पर हमला होता है तो मान लो कि सारे के सारे देशों पर हमला माना जाता है। वैसे ही इन्होंने ये वाला एग्रीमेंट किया है। समझौते का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि तीनों में से एक पर आर्म्ड अटैक होगा तो तीनों पर हमला माना जाएगा। तीनों देशों में से, है ना, इसे क्या कह रहे हैं? कलेक्टिव डिफेंस और कलेक्टिव डिटरेंस, है ना, बढ़ाने वाले पहला समझौता हो गया है ये, है ना, कलेक्टिव डिफेंस और कलेक्टिव डिटरेंस। तो इन दोनों शब्दों को भी हम देखेंगे क्या मतलब होता है इसका। चलिए अगर इस पूरी न्यूज को एक लाइन में समझना हो तो हम क्या देखेंगे, जैसे कि सऊदी अरब के पास क्या है? पैसा है और स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है, जो रणनीतिक क्या है? लोकेशन भी है। और पाकिस्तान के पास मिलिट्री मैन पावर है, मतलब पाकिस्तान के पास जनसंख्या है, मैन पावर है इनके पास, और क्या है, दूसरी चीज क्या है? न्यूक्लियर कैपेसिटी है। जबकि तुर्की के पास क्या है? एडवांस डिफेंस इंडस्ट्री, क्या है? एडवांस डिफेंस इंडस्ट्री। और सबसे बड़ी बात यह है नाटो एक्सपीरियंस है इसके पास। ही नाटो का देश है, नाटो का सदस्य देश है, तो इसके पास इस चीज का भी क्या है? एक्सपीरियंस है, तो इसका भी इसको फायदा मिलेगा। अच्छा, इन तीनों ने मिलकर कलेक्टिव डिफेंस कॉरपोरेशन को मजबूत करने का फैसला किया है। अब देखिए, लेकिन ध्यान रखिए क्या होगा कि इसे अभी इस्लामिक नाटो कहना सही नहीं होगा। यह एक जो ट्राइलेटरल मतलब त्रिपक्षीय डिफेंस एग्रीमेंट है, नाटो जैसा संस्थागत अलायंस नहीं है। और एक रिपोर्ट है रूटर्स के अनुसार कि कॉरपोरेशन मिलिट्री और जो कमिटमेंट्स हैं को पूरी बारीकियां सार्वजनिक रूप से इसको स्पष्ट नहीं की गई, मतलब पूरी तरह से इसको नहीं बताया गया है कि क्या क्या होगा। ये आपको तुर्की दिखाई दे रहा है, सऊदी अरब, पाकिस्तान। अब यहाँ पर ये तीनों देश एक साथ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको पाकिस्तान मिलेगा भारत से लगा हुआ, और ये आपको कौन सा देश दिखाई देगा? सऊदी अरब, ऊपर तुर्की। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे।
अब देखिए यहाँ पर आपने मैप देख लिया, अब उसको देखते हैं। सबसे पहले तीनों का मैप समझ लिया। अब एक तरफ देखो सऊदी अरब है, जो पैसिफिक, जो पर्शियन गल्फ और वेस्ट एशिया का सबसे महत्वपूर्ण देश है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जो सऊदी अरब में स्थित है और न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री भी है। और तीसरी तरफ आपको दिखाई देगा तुर्की, जो महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिकल लोकेशन में है, जो एशिया और यूरोप के बीच में आता है और नाटो का सदस्य भी है। अच्छा, अब इन तीनों ने मिलकर क्या बनाया है, मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट किया है। समझौता मक्का में हुआ और इसमें साउथ के क्राउन है प्रिंस, सऊदी क्राउन प्रिंस और एवं प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के प्रेसिडेंट कौन है, एर्दोगन, है ना, इनको बोलते हैं रिसेप तैयब एर्दोगन। और पाकिस्तान के तो आपको पता ही है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो मिलते हैं शहबाज शरीफ, है ना, शहबाज शरीफ। ओके, अब समझौते का कोर आइडिया देखते हैं। समझौते का कोर आइडिया क्या है, कलेक्टिव डिफेंस और कलेक्टिव डिफरेंस। तो इसका अर्थ अगर तीनों में से किसी एक देश पर आर्म्ड असैसिनेशन होता है तो उसे तीनों देशों के खिलाफ एग्रेशन माना जाएगा। ओके, यानी अगर ए पर हमला होगा तो बी और सी भी इसे अपने खिलाफ खतरे के रूप में देखेंगे। यह प्रिंसिपल सुनने में नाटो के आर्टिकल 5 के जैसा है। अच्छा, नाटो का जो आर्टिकल 5 में भी कहा गया है कि एक सदस्य पर आर्म्ड अटैक को सभी सदस्यों पर अटैक माना जाएगा। हालांकि नाटो में जो असिस्टेंस का स्वरूप स्वतः एक जैसा सैन्य हस्तक्षेप होना जरूरी नहीं है। प्रत्येक सदस्य आवश्यक समझी जाने वाली कार्यवाही तय करता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सब देश आ जाए, लेकिन वो देखते हैं कि भाई हाँ आना जरूरी है कि नहीं है। इसलिए एग्जाम में ध्यान रखना है कि मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट और नाटो दोनों सेम नहीं है। ठीक है, दोनों सेम नहीं है। अच्छा, मक्का एग्रीमेंट ये ट्राइलेटरल डिफेंस कॉरपोरेशन है और नाटो में 32 मेंबर हैं जो इंस्टीट्यूशनल मिलिट्री अलायंस भी हैं। अच्छा, अब सवाल आता है कि सऊदी अरब इतना बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट क्यों कर रहा है। तो इसमें सवाल सबसे बड़ा है क्योंकि वेस्ट एशिया में सिक्योरिटी इन्वायरमेंट काफी अनस्टेबल है। अच्छा, सऊदी अरब को अलग अलग दिशाओं से सिक्योरिटी कंसर्न है, जिसमें ईरान रिलेटेड हो गया पहला, तो है ना, रीजनल टेंशंस है, और यमन वेस्ट यहूदी थ्रेट्स भी इनको मिलते रहते हैं, तो इसलिए इसको करना जरूरी पड़ गया। हाल ही में रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में गल्फ देशों की ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कैलकुलेशंस को और कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। सऊदी अरब के लिए इतना, इसका मतलब है कलेक्टिव डिफेंस, मिलिट्री कॉरपोरेशन, इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन, डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन और रीजनल सिक्योरिटी कॉरपोरेशन। संकट की स्थिति में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का समर्थन। अच्छा, पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, तो देखिए पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब के साथ डिफेंस रिलेशनशिप कोई नई चीज नहीं है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से मिलिट्री कॉरपोरेशन रहा है। सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट SMDA भी किया था, जिसके अनुसार एक के खिलाफ एग्रेशन को दूसरे के खिलाफ एग्रेशन माना जाएगा। अब तुर्की के शामिल होने से कॉरपोरेशन का स्कोप तीनों देशों तक फैल गया है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं पाकिस्तान के लिए संभावित फायदे क्या होंगे। सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिकल रिलेशन मजबूत होगा, तुर्की के साथ डिफेंस कॉरपोरेशन बढ़ेगा, रीजनल डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन की संभावना है, गल्फ सिक्योरिटी है आर्किटेक्चर में पाकिस्तान की भूमिका बढ़ सकती है। अच्छा, तुर्की को क्यों महत्वपूर्ण है, तुर्की के लिए क्यों महत्व है इसका। देखिए, इस खबर का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है तुर्की नाटो का सदस्य है और 18 फरवरी 1952 को नाटो में शामिल हुआ था। नाटो में तुर्की की स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि वह यूरोप, ब्लैक सी, मेडिटेरियन और मिडल
ईस्ट के जंक्शन पर स्थित है और तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री भी पिछले वर्षों में काफी विस्तार किया है। इसलिए इस एग्रीमेंट में तुर्की का योगदान सिर्फ सैनिक शक्ति तक सीमित नहीं माना जा सकता। अच्छा, इसका महत्व है, डिफेंस इंडस्ट्री है उसके पास, टेक्नोलॉजी है, स्ट्रेटेजिकल ज्योग्राफी है और मिलिट्री एक्सपेंस या एक्सपीरियंस है ना, मिलिट्री एक्सपीरियंस है। अच्छा, एक बहुत जरूरी एग्जाम पॉइंट है, कंफ्यूज बिल्कुल मत रखना, जो कंफ्यूजन है वो नहीं रहना चाहिए इसमें। देखिए कंफ्यूजन क्या है, क्या तुर्की के इस नए एग्रीमेंट के कारण नाटो ऑटोमेटिकली सऊदी अरब या पाकिस्तान की रक्षा करेगा? नहीं, वो अलग है और ये अलग है। अच्छा, तुर्की का नाटो मेंबरशिप अलग अलग ट्रीटी पर आधारित है। नाटो का आर्टिकल 5 नाटो मेंबर के बीच कलेक्टिव डिफेंस कमिटमेंट है। उसके बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान नाटो मेंबर नहीं है, इसलिए इस ट्राइलेटरल एग्रीमेंट को नाटो में ऑटोमेटिकली एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। यही यूपीएससी का अच्छा जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से वो क्वेश्चन भी देखेंगे हम। अच्छा, यह एग्रीमेंट अभी क्यों हुआ है, क्यों हुआ ये एग्रीमेंट? इसके पीछे जो ब्रॉडेड वेस्ट एशिया सिक्योरिटी क्राइसिस को समझना जरूरी है। 2026 में ईरान और उसके आसपास का कॉन्फ्लिक्ट रीजनल सिक्योरिटी और जो कैलकुलेशंस है उस पर प्रभावित रहा है। गल्फ स्टेट्स को मिसाइल, ड्रोन या फिर थ्रेट्स, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है। रूटर्स ने भी इस एक मिनट इसको हटाता हूँ ने भी इस पैक्ट को बढ़ते रीजनल टार्मोइल के संदर्भ में रिपोर्ट किया है। साथ ही 2025 का पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट पहले से मौजूद था। अच्छा, 2026 में तुर्की और अन्य रीजनल कंट्रीज के साथ सिक्योरिटी कॉरपोरेशन की डिस्कशन भी आगे बढ़ी। मार्च 2026 में तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान और इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर्स की रीजनल सिक्योरिटी डिस्कशन हुई थी। इसलिए आज का एग्रीमेंट अचानक पैदा हुई घटना नहीं है। अब इसे ऐसे याद रखेंगे, 2025 में पाकिस्तान सऊदी अरब, ओके, 2025 में पाकिस्तान सऊदी अरब मिले, 2026 में ब्रॉडेड रीजनल सिक्योरिटी डिस्कशन हुआ। 7 अगस्त 2026 को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की मिलकर मक्का डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए कलेक्टिव डिफेंस और कलेक्टिव डिटरेंस में अंतर क्या है, यहाँ पर समझते हैं। यह यूपीएससी और एसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कलेक्टिव डिफेंस किसी सदस्य पर हमला होने पर दूसरे सदस्य उसकी रक्षा में सहयोग करने की कमिटमेंट रखते हैं। और कलेक्टिव डिफेंस क्या होता है? संभावित दुश्मन को पहले ही यह संदेश देना कि अगर तुमने एक पर हमला किया तो अकेले उससे नहीं बल्कि पूरे ग्रुप से मुकाबला होगा। इसका उद्देश्य बाढ़ शुरू करना नहीं बल्कि बाढ़ को रोकना भी हो सकता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, है ना, भारत के लिए इसके क्या मतलब हो सकता है वो देखना जरूरी हो जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इंडिया एंगल। भारत को इस एग्रीमेंट को लेकर तुरंत किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। जैसे कि पहला है पाकिस्तान फैक्टर। भारत पाकिस्तान संबंध पहले से सेंसिटिव है। अगर पाकिस्तान को सऊदी अरब और तुर्की के साथ ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड डिफेंस कॉरपोरेशन मिलता है तो यह साउथ एशिया स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन में फैक्टर बन सकता है। दूसरा है सऊदी अरब फैक्टर। लेकिन ध्यान रखिए, सऊदी अरब और इंडिया के संबंध केवल डिफेंस तक सीमित नहीं है। भारत के सऊदी अरब के साथ देखो क्या क्या है, एनर्जी रिलेशन है, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, और इंडिया डायस्पोरा है, और मैरीटाइम इंटरेस्ट है, वेस्ट एशिया डिप्लोमेसी भी है। तो उसके साथ तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है हमारी, जैसे कई महत्वपूर्ण संबंध हैं। इसलिए
इंडिया की पॉलिसी केवल पाकिस्तान के साथ सऊदी है। पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के साथ सऊदी है, देखकर नहीं बदल सकती। अच्छा, तुर्की फैक्टर क्या है? तुर्की की पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिकल प्रोक्सीमिटी भारत के लिए पहले से ही फैक्टर रही है। इसलिए तीनों का जो डिफेंस कॉरपोरेशन है भारत के लिए क्लोजली मॉनिटर्ड जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। चौथा है एनर्जी सिक्योरिटी। वेस्ट एशिया भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ऑयल प्राइस बढ़ेंगे, है ना। इंडिया जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ेगा, इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ेगा, करंट अकाउंट पर असर पड़ेगा। इसलिए भारत के लिए वेस्ट एशिया की स्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। ये रहा आपका सऊदी अरब, ये हमारा प्यारा भारत, ये पाकिस्तान यहाँ चले जाएंगे, इसके आगे ईरान, इसके आगे ये सऊदी अरब। ओके, और ये आपको ईरान दिख रहा है, सबसे ज़्यादा न्यूज में रहता है ना। हो गया। कौन कौन से देश इसमें शामिल? ये भारत तो नहीं है, लेकिन भारत से हम समझेंगे, इसके आगे पाकिस्तान शामिल है पहला, सऊदी अरब शामिल है और तुर्की शामिल है। इधर आ जाता है यूरोप और इधर ये एशिया। तो तुर्की जो है बीच में आ जाता है एशिया और यूरोप के। यहाँ पर देखिए, अब हम देख रहे हैं सऊदी अरब की राजधानी क्या मिलेगी? रियाद मिलेगी। इंपॉर्टेंट सिटी है यहाँ पर मक्का। वेस्ट में क्या मिलता है? रेड सी। ईस्ट में क्या मिलता है? पर्शियन गल्फ। साउथ में मिलता है यमन, और साउथ ईस्ट में मिलता है ओमान, और नॉर्थ ईस्ट में मिलता है यूएई और कतर मिलता है ना। और नॉर्थ में जॉर्डन और इराक मिलते हैं। देख लेते हैं एक बार। तो हमें नॉर्थ ईस्ट में देखना है यूएई और कतर। देखो, नॉर्थ ईस्ट में हम देखेंगे यूएई और कतर, ये है। और यहाँ पर मिलता है हमारा यूएई और कतर, यहाँ पर मिलते हैं। और उसके बाद जॉर्डन और इराक, देखिए यहाँ पर आपको मिलेंगे, ये इराक है, इधर जॉर्डन मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सऊदी अरब का हमने मैप देख लिया है, अब यहाँ पर देखते हैं। ऑफिशियल नेम इसका किंगडम ऑफ सऊदी अरब, और कैपिटल है यहाँ पर रियाद, और यहाँ की करेंसी है सऊदी रियाल। और यहाँ पर रीजन वेस्ट एशिया और मिडल एशिया में आता है। प्रमुख समुद्र यहाँ पर रेड सी पूरब में, और पर्शियन गल्फ मिलता है यहाँ पर। महत्वपूर्ण शहर है मक्का, और मक्का, मदीना और जद्दा। प्रमुख यहाँ पर धर्म है इस्लाम, और प्रमुख भाषा है अरबिक। अच्छा, प्रसिद्ध परियोजना यहाँ पर विजन 2030 है। शासन व्यवस्था यहाँ पर मोनार्की है। सऊदी अरब अरेबियन पेनिसुला का सबसे बड़ा देश है, और उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन रेड सी और पर्शियन गल्फ दोनों के कारण स्ट्रेटजी है। तुर्की, सॉरी सऊदी अरब नहीं है, तुर्की। ये देखिए तुर्की आ गया। इधर आपको यूरोप दिखाई देगा, इधर एशिया दिखाई देगा आपको ना, इधर एशिया दिखाई देगा। ऊपर आपको ब्लैक सी दिखाई देगा, इधर मेडिटेरियन सी दिखाई देगा। चलो देखते हैं। तो तुर्की की राजधानी मिलेगी अंकारा, और लार्जेस्ट सिटी मिलेगी है इस्तांबुल। नॉर्थ में इसके ब्लैक सी है, वेस्ट में आपको मिलेगा एजियन सी, और साउथ में मिलेगा मेडिटेरियन सी, और यूरोप और प्लस एशिया दोनों के मध्य ये स्थित है। ये आपको तुर्की दिखाई दे रहा है, इसको आप पीडीएफ में देख सकते हैं अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए तुर्की के बारे में, इसका ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ तुर्की, कैपिटल है अंकारा, लार्ज सिटी है इस्तांबुल, करेंसी है तुर्की लीरा, और रीजन मिलता है ये यूरोप और एशिया में बीच में। महत्वपूर्ण समुद्र है ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी और अजियन सी। महत्वपूर्ण यहाँ पर जो स्टेट वो मिलता है जल डमरू मध्य, यहाँ पर बास्पोरस जल संधि मिलती है, और मिलती है यहाँ पर डेडनेस, और नाटो का सदस्य है ये। और ये नाटो का सदस्य कब बना था? तुर्की 1952 में। यहाँ के नेता मिलेंगे एर्दोगन, और तुर्की की सबसे बड़ी ज्योग्राफिकल कैपेसिटी है। यह यूरोप और एशिया के बीच ब्रिज का काम करता है। नाटो में तुर्की 18 फरवरी 1952 को शामिल हुआ था। ये आपको पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान, ये हमारा प्यारा भारत, इसके ऊपर आपको पाक दिखाई देगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, और साउथ में मिलेगा इसका अरेबियन सी, वेस्ट में ईरान, नॉर्थ वेस्ट में इसको अफगानिस्तान मिलेगा, नॉर्थ में चाइना, और ईस्ट में इसके इंडिया मिलेगा, अपना प्यारा भारत। ये आपको पाकिस्तान का मैप दिखाई दे रहा है। चलिए, अब यहाँ पर कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, और यहाँ पर जो क्षेत्र है इसका ये मिलता है साउथ एशिया में।
और साउथ में इसके अरेबियन सी, वेस्ट में ईरान, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान, नॉर्थ में चाइना और यहाँ पर ईस्ट में इंडिया मिलेगा। न्यूक्लियर पावर है, हाँ। इंडिपेंडेंस डे इसका मनाया जाता है 14 फरवरी 1947 को। अब थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। पहला है पाकिस्तान 1947, ब्रिटिश इंडिया के विभाजन के बाद पाकिस्तान अस्तित्व में आया। तुर्की 1923, मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ तुर्की की स्थापना 29 अक्टूबर 1923 को हुई थी और मुस्तफ़ा कमाल पाशाई बोलते हैं उनको, इसके फाउंडर या लीडर माने जाते हैं। सऊदी अरब 1932, मॉडर्न किंगडम ऑफ सऊदी अरब की स्थापना 23 सितंबर 1932 को हुई थी। इसे अब्दुल अजीज बिन साउद के नेतृत्व में एकीकृत किया गया। अब तुर्की और नाटो। तो कोल्ड वार के दौरान सोवियत थ्रेट के संदर्भ में तुर्की ने वेस्टर्न सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का हिस्सा बनते हुए नाटो ज्वाइन किया। 18 फरवरी 1952 को तुर्की बिकम्स नाटो मेंबर। पाकिस्तान सऊदी डिफेंस कॉरपोरेशन। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच दशकों से मिलिट्री रिलेशनशिप रहा है। ट्रेंडिंग डिफेंस कॉरपोरेशन और मिलिट्री पर्सनल की तैनाती जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंध विकसित हुए हैं। सितंबर 2025 पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट हुआ। 17 सितंबर 2025 को दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। इसमें एग्रेशन अगेंस्ट बोथ के रूप में ट्रेड करने का प्रिंसिपल शामिल था। नेक्स्ट है अगस्त 2026। अब ये हो गया है, मतलब कल 7 अगस्त को अगस्त 2026 ट्राइलेटरल एग्रीमेंट। और अब 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की भी शामिल हो गए हैं, ने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। यही आज की सबसे बड़ी कोर न्यूज भी है। अब ये दिखाई देगा आपको नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1949 में। इसका मुख्यालय मिलेगा ब्रुसेल्स। वर्तमान सदस्य 32 हैं। तुर्की 1952 में शामिल हुआ था और ये आपको सारे के सारे सदस्य आपको 32 के 32 देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, मैंने पूरा का पूरा नाटो का आपको मैप बना के दे दिया है। अब यहाँ पर दिखाई देगा GCC गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। मुख्य गल्फ कंट्रीज सऊदी अरब इसमें गल्फ कंट्री हैं, जैसे मुख्य रूप से सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान। ज्योग्राफी देखते हैं। ज्योग्राफी में यह पूरी कवर सिर्फ डिफेंस नहीं है, यह एनर्जी, ज्योग्राफी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल की खबर भी है। महत्वपूर्ण स्थान स्टेट ऑफ हॉर्मुज आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा न्यूज में है आजकल। उसके बाद पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है। बाब अलमंडेब ये जलसंधि है। उसके बाद रेड सी और गल्फ ऑफ अडन से जोड़ता है सुएज कैनाल। मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ता है, इसलिए वेस्ट एशिया में सिक्योरिटी क्राइसिस का असर केवल मिडल ईस्ट पर नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी पर भी पड़ता है। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाटो का आर्टिकल 5 जो 5 है वो कलेक्टिव डिफेंस के सिद्धांत से संबंधित है। तुर्की नाटो का सदस्य है। नेक्स्ट है, नाटो आर्टिकल 5 के कारण सऊदी अरब पर हमला होने पर भी नाटो का सदस्य स्वतः सऊदी अरब के लिए युद्ध घोषित होने के लिए बाध्य होता है ना। UN चार्टर का आर्टिकल 51 इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस के इनहेरेंट राइट को रिकॉग्नाइज करता है। तो इसमें राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा? देखिए, तीसरा वाला तो गलत है, इसके राइट आंसर क्या होंगे? राइट आंसर है बी। चलो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। नाटो आर्टिकल 5 कलेक्टिव डिफेंस और प्रिंसिपल है और ये तुर्की नाटो मेंबर है, लेकिन सऊदी अरब नाटो मेंबर नहीं है। साथ ही आर्टिकल 5 का मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक सदस्य स्वतः युद्ध घोषित करेगा। असिस्टेंस के स्वरूप
स्वरूप मेंबर द्वारा तय किया जाता है। यूएन चार्टर आर्टिकल 51 इंडिविजुअल कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस को रिकॉग्नाइज करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन से देश मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल है या संबंधित हैं? सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, इजिप्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें हमने ईरान कहीं नहीं पढ़ा, इजिप्ट कहीं नहीं पढ़ा, तो इसका राइट आंसर 1 2 3। ठीक है, 7 अगस्त 2026 को मक्का में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने एग्रीमेंट साइन किया। अब मैथ्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, वेस्ट एशिया से में उभरते क्षेत्रीय डिफेंस पार्टनरशिप पारंपरिक अमेरिकी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो इसका राइट आंसर लिखना है आपको। और लास्ट में आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अभी ये चीज़ें स्टार्ट ही की हैं, करंट मैंने स्टार्ट किया और बहुत अच्छे से कराने की कोशिश करूँगा। आपको सिर्फ लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके बताना है, मुझे सुझाव देने अपने, और मैं इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ, क्या हटा सकता हूँ, बोलने का तरीका कैसे चेंज कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप बताएंगे और कितनी बड़ी न्यूज़ हम बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।